मोशन न्यूमेरिकल है जिसकी डायग्राम कुछ ऐसे है। ये में क्या गिवन है, एक हमारे पास रॉड है, सही है। वो रॉड जो है वो इस लिंक से अटैच्ड है, जो कि लिंक उसके सेंटर ऑफ रॉड पे नहीं है, सही है। और इस लिंक के दोनों एजिस पे हमारे पास स्टिफनेस एलिमेंट लगे हुए, सही है। और ये बीच में हमारे पास एक डैम्पिंग एलिमेंट लगा हुआ है। और हो क्या रहा है कि जो रॉड है उसको हम एक इनिशियल फोर्स वाइब्रेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे कुछ रोटेट करने जा रही है। ये उससे कुछ हमें पैरामीटर्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये हमारे पास 3.46, इसमें लिखा हुआ है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है और फाइंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, मतलब एक्स मालूम करना है यहाँ पे। ये दो चीज़ करना है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा हमें इसके अंदर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इसके अंदर हमने फाइंड करना है। फॉर रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ओ, तो एक कोई रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो लिंक पॉइंट ओ के क्रॉस, जिसके हमें के की वैल्यू गिवन है, लेंथ गिवन है, सी डैम्पर की वैल्यू गिवन है, बासिस की वैल्यू गिवन है हमारे पास, और हमारे पास कितने आरपीएम से वो रोटेट कर रहा है वो वैल्यू हमें गिवन है। और बस डायग्राम हमारे पास ये वाली है, सही है। इसको यहाँ पे देखते हैं। तो ये वही सिस्टम है हमारे पास, सही। यूनिफॉर्म बीम है, रिजिड बार है। अब लिखा क्या है, सबसे पहले हमें इसके अंदर ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करनी है सबसे पहले, और दूसरा इसके अंदर हमें इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो कि एक्स है वो हमें बताना होगा इसका, और ये हमें कुछ पैरामीटर इसके गिवन है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, अगर हम एक फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फोर्स वाइब्रेटरी सिस्टम में इक्वेशन ऑफ मोशन किसी न किसी आउटपुट पैरामीटर के बराबर आती है, जबकि चैप्टर नंबर 1 और 2 में इसको हम इक्वल टू 0 लिया करते थे। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि ये फोर्स वाइब्रेशन है तो इसमें जो आउटपुट होगा ना वो किसी न किसी फोर्स के या किसी न किसी मूवमेंट के बराबर होगा। यहाँ पे हमने इसको मूवमेंट के बराबर लिया, इसकी वजह है कि यहाँ पे ये रोटेशनल, आपका जो पूरा सिस्टम है ना ये एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर सिस्टम आपका रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं, और अगर सिस्टम आपका सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है यहाँ पे फिर फोर्स ले जाती है। ये तो यहाँ पे मूवमेंट लेने की वजह है। और देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले मास का पैरामीटर आता है, सही है। यहाँ पे थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन परफॉर्म हो रही है। फिर डैम्पिंग का पैरामीटर आता है। अक्सर केसेस में हम लोग डैम्पर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास डैम्पर नहीं गिवन होता। यहाँ पे डैम्पर गिवन है इसलिए हमने यहाँ पे डैम्पिंग का पैरामीटर भी इन्वॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पास स्टिफनेस पैरामीटर जो कि के है, इस स्टिफनेस की वजह से। अब ना यहाँ पे हमें ओवरऑल जे पता है कि पूरे सिस्टम का ओवरऑल जे क्या है, ना यहाँ हमें पूरा ओवरऑल सिस्टम का सी पता है वो क्या है, और ना हमें यहाँ पे पूरे ओवरऑल सिस्टम का के पता है वो क्या है। तो ये जे, सी और के निकालने के लिए हमें दो स्टेप्स करने पड़ते हैं। इसमें से पहला स्टेप होता है हमें इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम बनानी होती है। डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या होती है, हम कुछ देर के लिए सपोज करते हैं कि ये बॉडी डिफ्लेक्ट हो गई है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये वाला इसका एंड होगा ऊपर जाएगा और ये वाला एंड इसका नीचे आएगा। देखो इसकी मैंने डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाई है, ये वाला एंड ऊपर आ गया और सपोज कर लिया इस एंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स, सही है। और दूसरा एंड क्या था, जहाँ पे सी लगा हुआ था, ये डैम्पर लगा हुआ था। दूसरा एंड ये है जो कि मैंने सपोज कर लिया वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने। और तीसरा एंड मेरा ये था जहाँ पे ये दूसरा स्टिफनेस एलिमेंट लगा हुआ था, मैंने इसको मैंने बोल दिया कि मेरा ये इसने x2 ट्रैवल कर लिया, सही है। अब मैंने बाई यूजिंग s इज इक्वल्स टू आर थीटा, बाई यूजिंग s इज इक्वल्स टू आर थीटा, फॉर एग्जाम्पल देखो पहले इस वाले x की बात करते हैं, सही है। तो ये x, ये s है, सही है, ये इसका रेडियस है r, और थीटा ये है। हम सबको x1 और x2 का इन टर्म ऑफ थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रोटेशन परफॉर्म हो रही है ना, और रोटेशन इन टर्म ऑफ थीटा परफॉर्म हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे x1, x2, x3 जितनी भी डिफ्लेक्शन है सबको थीटा की ज़बान में ले रहे होंगे। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आर थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने x को भी इन टर्म ऑफ थीटा ले लिया, x1 को भी इन टर्म ऑफ थीटा ले लिया, और x2 को भी इन टर्म ऑफ मैंने थीटा ले लिया।
सही है। ये बात समझ आ रही? मुझे तो आवाज़ बहुत कट रही थी अभी। अच्छा, अब सही आ रही? अभी तो सही आ रही है। तो देखो इसमें वही है कि हमारा जो लिंक है ना, उसमें जो बेसिक जो प्राइमरी मोशन परफॉर्म हो रही है वो थीटा परफॉर्म हो रही है। सही है, ये प्राइमरी मोशन है। अब हमें करना क्या होता है सही है। इस प्राइमरी मोशन को, जो हमारी सेकेंडरी मोशन है ये एक्स वन और एक्स टू, जो हमारे लिंक के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इस एक्स वन और एक्स टू को हमें इन टर्म ऑफ थीटा कन्वर्ट करना होता है। देखो हमने किया क्या, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए, ये एस है, इसको एस सपोज कर ले, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या हमारे हिसाब से, ये आर है 3l/7। नहीं, वही दूसरे चैप्टर वाला काम है ना। हाँ, दूसरे चैप्टर डिफ्लेक्शन डायग्राम वो यूज़ की हुई है, और ये थीटा हमारे पास। तो हमने एस इज इक्वल्स टू आर थीटा को यूज़ करते हुए एक्स को, एक्स1 को और एक्स2 को इन टर्म ऑफ थीटा कन्वर्ट कर दिया। सही है। डिफ्लेक्शन डायग्राम से हमने अपनी जो लीनियर डिफ्लेक्शन थी ना, उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। सही है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरा स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब है कि जैसे हमारा लिंक, जो हमारा लिंक जब हमारा डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो जो ये स्प्रिंग होगी, जहाँ पे लगी थी स्प्रिंग, वो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रही होगी। इसी तरह हमारा डैम्पर भी इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ पे जो हमारी स्प्रिंग होगी वो इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो स्प्रिंग उस पर ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ से ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये डैम्पर उस पर ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ से ये बॉडी नीचे आ रही है तो ये स्प्रिंग, ये बॉडी यहाँ से नीचे आ रही है तो स्प्रिंग उसके ऑपोजिट फोर्स जो कि ऊपर लगा रहा होगा। तो बेसिक सेंस का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बना दिया। अब होगा क्या यहाँ पे, हाँ कर दे। यहाँ पे समेशन ऑफ मूवमेंट मैंने बोला, अगर मेरी बॉडी बैलेंस होगी तो समेशन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर आएगा। तीन फोर्सेस लग रही है, पहली फोर्स ये, दूसरी फोर्स ये, तीसरी फोर्स ये, तो तीनों का मैंने समेशन ऑफ मूवमेंट 0 के बराबर ले लिया। अब देखो ये जो येली फोर्स है ना, जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो के एक्स के बराबर होती है, जो डैम्पर की फोर्स होती है वो सी एक्स डॉट के बराबर होती है। ये भी स्प्रिंग की फोर्स, इसको मैंने के एक्स के बराबर लिया, क्योंकि एफ इजिकल्स टू के एक्स होता है ना स्प्रिंग में, और डैम्पर में एफ इजिकल्स टू सी एक्स डॉट होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है इसको। तो देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये इस वाली फोर्स की बात करते हैं। सही है। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये लग रही है के एक्स टू, देखो ये फोर्स लग रही है के एक्स टू। नेगेटिव साइड क्यों है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ये फोर्स जो है इसको क्लॉकवाइज लेके जाएगी, इसलिए नेगेटिव साइड यूज़ किया हुआ है। तो ये फोर्स है जो कि लग रही है, और डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन L/2, देखो L/2 लिख दिया। इस तरह दूसरी फोर्स हमारी ये है जो कि डैम्पर की वजह से लग रही है, सी एक्स डॉट ले लिया, ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और इसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये L/2 L/4 है। तो देखो वो फोर्स और डिस्टेंस क्या है उसका L/4। इसका तीसरी फोर्स क्या है, ये इसका डिस्टेंस क्या है 3L/4। तो हमने फोर्स ली वाली और डिस्टेंस क्या लिया 3L/4 ले लिया। ठीक है। सही है। अब हमने जो x था, x2 इन टर्म ऑफ थीटा पहले निकाल चुके थे डिफ्लेक्शन डायग्राम से, x1 पे इन टर्म ऑफ थीटा निकाल चुके थे डिफ्लेक्शन डायग्राम से, और xb इन टर्म ऑफ थीटा हम निकाल चुके थे डिफ्लेक्शन डायग्राम से। तो देखो x2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी, x की जगह भी उसकी वैल्यू रख दी x1 की जगह, और x की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी। जो x डॉट होगा ना, x डॉट सिर्फ यहाँ पर होगा, यहाँ पे गलती से x डॉट लिख दिया मैंने, कि x डॉट नहीं होगा, सिंपल x होगा ये, क्योंकि डैम्पर में हम वेलोसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, ये वेलोसिटी होती है, और सही है। स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये डॉट नहीं आएगा, गलती है ये, यहाँ पे सही है, यहाँ भी डॉट नहीं होगा। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इससे जब आप ये चीज़ है ना, ये चीज़ आई जो के की वैल्यू आई है, ये जो सी की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो के की वैल्यू आई है, ये बेसिकली ये हमारे डैम्पर है। ये जो क्या है ना के, ये वही हमारे पास डैम्पर है जो कि स्टिफनेस एलिमेंट है,
ये भी स्टिफनेस एलिमेंट है, जितनी फोर्स लगा रहा है वो मूवमेंट। अब देखो बेसिकली हमें चाहिए क्या था, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सारे के सारे पैरामीटर बराबर किसके, मूवमेंट के। और हमें डायमेंशनल होमोजिनिटी रखने के लिए इसको भी मोमेंटम होना चाहिए, इसको भी मोमेंटम होना चाहिए, इसको भी मोमेंटम होना चाहिए। होता ये है ना कि मोमेंटम का यूनिट बराबर होता है मोमेंटम के यूनिट की। अगर राइट हैंड साइड पे मोमेंटम है तो लाजमी लेफ्ट हैंड साइड पे भी हर वैल्यू का मोमेंटम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एफ इजिकल्स टू एम ए बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जो एफ इजिकल्स टू एम ए का यूनिट बनता है वो न्यूटन बनता है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर जो एम ए होता है ना, उसका यूनिट भी न्यूटन ही बन रहा होता है। तो मुझे यहाँ से एक बात मुझे अंदाज़ा हो रही है कि भाई ये अगर मोमेंटम है, ये मूवमेंट अगर, तो ये भी मूवमेंट होगा, के वाली वैल्यू भी मूवमेंट होगी, ये वाली वैल्यू भी मूवमेंट होगी, और ये वाली वैल्यू भी मूवमेंट होगी। तो देखो मैं के की वैल्यू इन टर्म ऑफ मूवमेंट निकाल चुका हूँ। ये भी के की वैल्यू इन टर्म ऑफ मूवमेंट है, और ये डैम्पर की वैल्यू इन टर्म ऑफ मूवमेंट है। तो देखो डैम्पर की वैल्यू की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू उठा के रख दी, क्योंकि ये मूवमेंट की वैल्यू है डैम्पर की। इस तरह दोनों के की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रख दी, क्योंकि के की वैल्यू मूवमेंट इन टर्म ऑफ ये आ गई। और जे मैंने अभी एज इट इज, मैंने मास को इन टर्म ऑफ मूवमेंट अभी कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जे की वैल्यू भी नहीं है। और इज इक्वल्स टू मैंने एम नॉट कॉस ओमेगा टी कर दिया, क्योंकि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। समझ आया कुछ यहाँ तक? हाँ समझ आया। सही है। देखो ये मैंने इसको मूवमेंट की फॉर्म में, ये मैंने जो कन्वर्ट किया था ना, ये के इन टर्म ऑफ मूवमेंट कन्वर्ट किया हुआ था। और मुझे चाहिए यहाँ पे मूवमेंट है, ये के थीटा इन टर्म ऑफ मूवमेंट चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल होमोजिनिटी करने के लिए मुझे मूवमेंट को मूवमेंट के बराबर करना पड़ेगा। सही है। यहाँ भी इसको मुझे मूवमेंट के यूनिट के बराबर करना पड़ेगा, इसको भी मुझे मूवमेंट के यूनिट के बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मूवमेंट निकाले। सही है। अब यहाँ पे एक फैक्टर है जे नॉट। जे नॉट क्या है कि इसको जे है ना, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, देखो हमारी जो बॉडी है कुछ ऐसे है। यहाँ पे बॉडी जो है वो सेंटर के अक्रॉस रोटेट नहीं कर रही, बल्कि किसी और पॉइंट है जो कि सेंटर से L/4 दूर है, उस पॉइंट के अक्रॉस वो बॉडी हमारी रोटेट कर रही है। सही है। ये पॉइंट है वो जिसके अक्रॉस मेरी बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हमारी जो रॉड है यहाँ पे ना, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है कि हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वाला अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करता, प्लस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि जितना ये अपने सेंटर ऑफ एक्सिस से दूर है, कितना दूर है, L/4 दूर है। तो अगर हमारा कोई बॉडी या हमारी कोई भी बॉडी किसी अपने सेंटर एक्सिस के अराउंड या अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट नहीं करती, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्सिस और रोटेशन के अक्रॉस कैसे निकालते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर वो सेंटर पे अक्रॉस मूव करता, प्लस अब ये वो कहाँ है। देखो ये वो फार्मूला है, अगर हमारी रॉड सेंटर के अक्रॉस रोटेट करती है तो फार्मूला ये होता है mL²/12। लेकिन यहाँ पे वो सेंटर से L/4 डिस्टेंस दूर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इजाफी फैक्टर क्या आता है, mL²/16। कैसे आया, ये L/4 है ना, इतना डिस्टेंस दूर है ये। ये L/4 कैसे पता पड़ा? ये देखो यहाँ हाँ वो गिवन था क्या? से, हाँ देखो ये हमारा सेंटर है ना, अच्छा अगर सही यहाँ सही से लेके यहाँ तक ये L/2 है, तो ये भी L/2 है, मतलब ये सेंटर पॉइंट है इसका। सही सही यहाँ सही है। लिखा हुआ है। तो सेंटर से आपका रोटेशन का डिस्टेंस जो है वो L/4 है। सही है। तो L/4 सही है। ज्योमेट्री से देखा तो ये वो मास है, अगर हमारी बॉडी सेंटर को रोटेट करती है तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका, और ये वो है जो कि हमारे कितना डिस्टेंस दूर है हमारे सेंटर ऑफ मास से हमारा रोटेशन। दोनों का हमने सम किया तो हमारे पास जो जे नॉट की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी वैल्यू को दोबारा हमने क्वेश्चन ऑफ मोशन में पुट किया, जो कि ये पुट कर दिया। अब हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, हमारे पास एल की वैल्यू भी गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन, सारी वैल्यू हमें पुट किया हमने, और हमारे पास ये एंड रिजल्ट आ गया, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये आ गई। सही है। आंसर नंबर 1 आ गया। सही है।
सही है। अब फॉर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक डैम्पर यूज़ किया हुआ है, तो डैम्पर के लिए स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ये होता है। ये हमारे चैप्टर का दूसरा फार्मूला है। सही है। इसमें हमारे पास इनिशियल जो अनडैम एफ वाला। है, अनडैम वाला। अंडम वाला, यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करनी है। ये जो फार्मूला है ना हमारे पास, ये डैम्प्ड वाला है। डैम्प्ड वाला कैसे यहाँ पे सी यूज़ हो रहा है ना, और हमने यहाँ पे डैम्प्ड वाला यूज़ करना है। डैम्प वाला यूज़ करके क्योंकि यहाँ पे डैम्पर यूज़ किया गया है। ठीक है। तो ये ऐसे मुदावरा लगाते हैं कि यहाँ पे डैम्प वाला हो गया, अनडैम्प वाला हो गया। यहाँ पे एक डैम्पर यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने डैम्प वाला यूज़ किया। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंसिडरेशन ये है, ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, ये एक लीनियर मोशन के लिए या फिर एक ट्रांसलेशन मोशन के लिए है। हमारा जो केस है वो एक मोमेंटम के लिए, मूवमेंट हो रहा है, इसमें रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, हमें पता है एस इज इक्वल्स टू होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, या एक्स इज इक्वल्स टू एल अपाउन थीटा होता है। जैसे ये एक्स है ना, एक्स, ये इसको हम सपोज कर लेते हैं ये एस है। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा। समझ आ रहा है। हाँ। तो ये अगर मुझे ये लिखा हुआ है, सपोज कर ले ये एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा, सपोज कर अपने जहन में, वहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थीटा की वैल्यू बराबर के यहाँ से मैं दिखाया था। देखो भाई, एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एल थीटा होता है। अच्छा, थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी यहाँ से एक्स अपॉन एल के, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ इक्वल्स टू एम आ गया, फोर्स आ गया, थीटा आ गया। एफ इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन एल। यहाँ पे एक मसला हो रहा है। अब देखो है क्या, जब इस एक्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ आर थीटा में, तो एक चीज़ लेंथ होती है, दूसरी थीटा आती है। वो जो लेंथ जब यहाँ जाएगी ना, वो लेंथ फोर्स से मल्टीप्लाई होकर मूवमेंट बना देगी। क्योंकि एफ इंटू डी क्या होता है, ये आर क्रॉस एफ क्या होता है, हमारे पास टॉर्क होता है या मूवमेंट होता है। तो एल डॉट एफ हमारे पास बनाएगा मूवमेंट, यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा। तो ये नीचे जो के था, के इक्विवेलेंट आप लोगे अपने फार्मूले से, जो आपने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास ये एम इक्विवेलेंट है, ये आपके पास सी इक्विवेलेंट है, और आपके पास के इक्विवेलेंट है। तो एक के की वैल्यू आपने यहाँ से ली फार्मूले से, इक्वेशन ऑफ मोशन से। मास आपने यहाँ निकाला हुआ ये रहा, ओमेगा स्क्वायर आपको पता है 104। इसी तरीके से आपका जो सी था वो ये था, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास 104 थी। 104 कैसे आई, ओमेगा की जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये ओमेगा, ये बराबर है 2 पाई एन अपॉन 60। यहाँ पे ज़ीरो आएगा 60, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन गिवन है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ आरपीएम गिवन है, एन की वैल्यू ये आरपीएम की फॉर्म में 1000। तो ओमेगा को जो एन की वैल्यू है उसको हमने कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओमेगा में 2 पाई एन/60 से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देंगे, 2 पाई/60 आपस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। वो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी आपको, और वही ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। मैंने लिखा हुआ है ये गलत है, 1000 नहीं आएगा यहाँ पे 2 पाई एन/60, यहाँ पे 0 भी आएगा, ये भी गलत है। सही है।
ठीक है, तो ऐसे आपके पास इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स आपका ये आएगा इसके अंदर। ठीक है, सही है।